दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन में। दोस्तों आज का विषय एक ऐसा विषय है जो जिससे आप लोग मुझे विश्वास है कि सहमत होंगे और उसका मैं सिर्फ एक ही पहलू रख पाऊंगा। जैसे कि आप सबने कल अगर देखा होगा तो जो आपके अभी मंत्री हुए हैं सिसोदिया जी की जगह पर, सिसोदिया जी जब से आबकारी मंत्री जो थे उनके, जिनको उन्होंने हाईलाइट तो शिक्षा मंत्री बतौर बहुत किया और एस्टैब्लिश भी वे वैसा ही करना चाहते थे कि वे शिक्षा मंत्री। फिर बाद में खुद मुझे भी पता चला कि नहीं, वो शिक्षा मंत्री तो थे ही, वे आबकारी मंत्री भी थे और शिक्षा से ज्यादा शायद उन्होंने योगदान दे दिया आबकारी नीति और शराब नीतियों को बनाने बिगाड़ने में। जैसा भी किया उन्होंने, खैर वो एक लीगल एस्पेक्ट है, वे समझ रहे हैं। तो साहब जो अभी नवनियुक्त मंत्री हैं इनके सौरभ भारद्वाज जी, कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और जिसमें उन्होंने एक अपील की सभी विपक्षी दलों से कि सब कोई साथ आए और मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के लिए लामबंद हो जाएं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुन रहा था, देख रहा था एंड कुछ क्लिपिंग्स भी बाद में और भी देखी। तो वह एक उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भारद्वाज साहब की जो सबसे ज्यादा जो अपील थी ना, वो अपील से ज्यादा वो एक प्लीड नजर आ रही थी। एक ही वॉज प्लीडिंग, एज लाइक ही वॉज प्लीडिंग कि फॉर गॉड से, एक भगवान के लिए, ईश्वर के लिए सब कोई एक छाते के नीचे आ जाओ, अन्यथा 2024 का चुनाव जीतते ही मोदी जी इस देश में चुनाव कराना बंद करा देंगे। वह स्वमेव फिर अनंत काल तक के लिए प्रधानमंत्री हो जाएंगे या शासक हो जाएंगे, जैसा भी ले लीजिए। तो इस विषय पर आप हंस भी सकते हैं और विचार भी कर सकते हैं कि ऐसी क्या आन जरूरत पड़ी आम आदमी पार्टी को। हालांकि केजरीवाल साहब नहीं थे वहां पर और केजरीवाल साहब ने ही भेजा था। अभी उन्होंने हाल फिलहाल जितना उद्गार उनके अंदर था, उन्होंने उस दिल्ली की महारैली में मोदी जी के खिलाफ वमन कर दिया था, आप सबको याद ही होगा। तो जिसमें विपक्ष का कोई भी नेता नहीं आया था सिवाय कपिल सिब्बल साहब के, जो कि अब एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि समर्थन प्राप्त किया उन्होंने समाजवादी पार्टी से, और एक अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे जो कि आम आदमी पार्टी के शायद हैं कि वकील भी हैं। तो हो सकता है कि वे एक बतौर वकील उस रैली में आए होंगे, अन्यथा कांग्रेस ने तो अपनी दूरी बनाकर रखी हुई थी। और उस रैली में किसी भी विपक्षी नेता का ना होना, केजरीवाल जी का अकेले ही संबोधित करना, क्या वही एक कारण था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आम आदमी पार्टी को समझ में आ चुका है क्या कि उनके साथ कोई नहीं आ रहा है? चाहे उन्होंने प्रयास किया, अथक प्रयास किया, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे जी से मिले और केसीआर साहब से तेलंगाना में मुलाकात की, ममता दीदी से तो खैर उनके बहुत अच्छे संबंध जाने जाते हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की। और जितने भी गैर भाजपाई प्रदेश हैं, वहाँ के पार्टी हेड से या नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, दिल्ली में ही मुलाकात की। तो उन्होंने प्रयास तो बहुत अच्छा किया सभी को लामबंद करने का, परंतु हो ना सका शायद। और उन्हें इस बात की सुगबुगाहट भी मिल गई है कि 2024 तक भी यह संभव नहीं हो पाएगा। अन्यथा कल की जो उनकी प्लीडिंग थी वो यूं नहीं बाहर आती। इट वॉज मोर प्लीड, मैं बार बार कहता हूँ, इट वॉज प्लीडिंग कि आ जाओ, फॉर गॉड सेक आ जाओ, इसके वास्ते आ जाओ, उसके वास्ते आ जाओ। तो ऐसा क्या है कि विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है? तो विपक्ष के एक ना हो पाने का जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे समझ में आता है वो है कांग्रेस पार्टी का अभी से ऐसा कहना कि अभ्युदय हो गया है, रिवाइवल हो गया है, तो ये इट विल बी टू अर्ली।
बहुत जल्दबाजी होगी ये, क्योंकि वे कर्नाटक में आई, जहां पर पहले से ही एक जो रूलिंग पार्टी थी भाजपा, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा था। फिर वो बहुत कुछ एक मंत्रियों के स्कैम्स और 40% कमीशन वाली सरकार से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो विपक्षी दलों में मुझे जो लगा कि शायद है कि कांग्रेस को लेकर ही घबराहट है, मोर देन बीजेपी, वो कांग्रेस से ही डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि देखिए ये सभी के सभी जितने भी विपक्षी दल हैं कभी कांग्रेस से लड़कर ही सत्ता में अपने प्रदेशों में सत्ता में आए हैं। ठीक है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उन्होंने सीपीआई से लड़ाई, कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़कर फिर सत्ता में आई, बट मोर और लेस कभी वे भी कांग्रेस में ही होती थी। तो कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने, अगर मेरा आकलन सही है, तो जो एक ये लामबंदी थी इसको ध्वस्त कर दिया है। हालांकि अभी नेक्स्ट 7 to 10 डेज में फिर से बिहार में शायद कोई जनसभा जिसको आप शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं विपक्षियों की, प्रायोजित है। अब ये होती है नहीं होती है ये तो, और कितने कौन कौन से नेता उसमें शामिल होते हैं, सहयोग देते हैं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल अभी तो विपक्ष की ओर से ना तो कोई ऐसी कोई चेहरा सामने आ रहा है। अब नीतीश कुमार साहब भी थोड़ा सा अभी इधर शायद उन्होंने अपने प्रयासों में कमी कर दी है, या वे भी स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, पवार साहब जरूर अभी अपने, हालांकि उन्होंने बागडोर अपनी बेटी और प्रफुल्ल पटेल जी को दे दी है, मगर उनका भी स्टेटमेंट आया था कि विपक्ष को लामबंद होना चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। खैर साहब, वो तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो साल भर कम से कम है। अभी तो हाल फिलहाल अभी ये जो 3 चुनाव हैं, मैं बार बार प्रमुखता से इन 3 चुनावों को गिनता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो अगर कर्नाटक के चुनाव परिणाम ही अगर काफी थे विपक्ष को ध्वस्त की लामबंदी को ध्वस्त करने के लिए, तो अगर फिर इनका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक तरह से ये 3 चुनाव ही विपक्षी एकता की सबसे बड़ी तस्वीर सामने लेकर आएगा। उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कोई प्रमुखता से अब मोदी सरकार के खिलाफ लामबंदी देखने को मिलेगी। सब वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले गए हैं कि इन चुनाव परिणाम आ जाएं, उसके बाद फिर हम वापस से अपनी नीति, रणनीति या जो भी आप कह लें, तब तक के लिए हमें तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा एक दिक्कत तो ये है ना कि चलिए ठीक है, आप एक मोर्चा तैयार कर लेते हैं, तो उस मोर्चे का लीडर कौन होगा? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है। क्या वो एक दूसरे को बतौर अपना हेड, अपना लीडर स्वीकार कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को केसीआर साहब स्वीकार कर पाएंगे, या वाइस वर्सा? और भी दूसरे पार्टियों के नेता एक दूसरे को, नीतीश कुमार को क्या राहुल गांधी स्वीकार्य होंगे? कांग्रेस के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर लामबंद होते भी हैं तो कांग्रेस की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी साहब। अब जैसा कि कुछ एक ऑफर भी किया गया था डेरेक ओब्रायन, जो कि तृणमूल के राज्यसभा सांसद हैं, कि कांग्रेस अपने आप को सिर्फ उन सीटों तक सीमित रखे जहां पर विपक्षी दल कमजोर हैं, या जहां पे सीधा उनका मुकाबला भाजपा से होता है। ऐसा ही कुछ उद्गार समाजवादी पार्टी के जो नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी व्यक्त किया था कि कांग्रेस बहुत से प्रदेशों में अपनी एंट्री ही ना करे जहां पर विपक्षी दल की सरकार है या विपक्षी दल मजबूत स्थिति में है, और अपने आप को सीमित रखे उन सीटों तक। तो फिर ऐसे में तो कांग्रेस 200, 250, 250 सीटों तक ही सीमित रह जाएगी।
जो कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य होगा। और फिर बात फिर से राजा कौन बनेगा? राजा तो फिर साहब कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि और कोई किसी को वे देखना पसंद करेंगे। और राहुल गांधी जी को कोई दूसरा लीड करे ऐसा स्वीकार होगा, ये मुझे नहीं लगता। ये आपके क्या विचार हैं, आप बताइए, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? और अगर गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के तीसरा मोर्चा जो एक पहले भी सत्ता में आई थी एक बार, और कुछ 1.5 साल 2 साल शायद सरकार चली भी थी, या उसके लिए एक लामबंदी की जा सकती है कि चलो भैया साल भर 1.5 साल जैसे भी खींचतान के अगर चला लेंगे तो अच्छी बात है, कम से कम मोदी जी के कहर से तो बचेंगे। मे भी, ये मेरे अपने थॉट्स हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने विचार, आपकी क्या राय है? तो जो सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्लीडिंग की है, क्या विपक्षी दल उस पर कान देंगे, ध्यान देंगे, या सिर्फ एक यह महज एक पार्टी की आवाज बनकर रह जाएगी, जो चिल्लाती रह गई, आवाज देती रह गई कि आइए हम सब मिलकर लड़ें, सब मिलकर लड़े, भले आपकी नीति अलग हो, हमारी नीति अलग हो, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं, या महज वहीं तक सीमित रह जाएगी? खैर, आप लोग अपना विचार अवश्य बताएं, और अगर आपको मेरी विचार से आप सहमत हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और प्रोत्साहित करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।